हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। लास्ट क्लास में मैंने आपको करवाया था फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय डिटर्मिनेंट मेथड, कंडीशन दैट 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। उसको भी चेक करना था डिटर्मिनेंट मेथड से 3 पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, उसको कैसे आप वेरीफाई करोगे, कैसे आप सॉल्व करोगे। और लास्ट था फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन यूजिंग डिटर्मिनेंट मेथड्स पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। तो इतनी चीज़ें मैंने करवाई थी लास्ट क्लास में। वो बहुत आसान भी था, पहले से पढ़ा हुआ भी था और आप सबको समझ में भी आया क्योंकि किसी ने उसमें कोई डाउट पूछा नहीं है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 4.4। ये उससे भी आसान है, बहुत आसान है। ध्यान से देखना क्या है, 2 चीज़ें पढ़नी है। तो आज हम लोग 4.4 करेंगे कंप्लीट और 4.5 को भी थोड़ा सा टच करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो माइनर्स, एक टर्म आता है माइनर्स। माइनर्स के लिए कैपिटल MIJ सिंबल को हम लोग यूज करते हैं। तो सिंबल पहचानना, याद रखना, कैपिटल MIJ। माइनर होता क्या है, माइनर ऑफ एन एलिमेंट AIJ। मान लो कोई एलिमेंट है स्मॉल aij, ठीक है, कोई भी एक एलिमेंट ले लो डिटर्मिनेंट की या मैट्रिक्स की, तो उस एलिमेंट का माइनर फाइंड करना है। माइनर आपको ईच एलिमेंट का फाइंड करना होगा। तो माइनर ऑफ एन एलिमेंट AIJ ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज द डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय। तो माइनर जो होता है वो भी एक्चुअल में एक डिटर्मिनेंट ही होता है। कौन सा डिटर्मिनेंट? डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग इट्स ith रो एंड jth कॉलम। ठीक है, जो भी मान लो मुझे AIJ चाहिए तो ith रो को हटा दो और jth कॉलम को हटा दो। इन दोनों को हटाने के बाद जितने एलिमेंट बच जाएंगे उससे जो डिटर्मिनेंट फॉर्म होगी उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को हम लोग माइनर बोलते हैं। इन विच एलिमेंट्स AIJ लाइज। बहुत आसान है। तो अभी मैं आपको एक एग्जांपल से करके बतलाऊंगा। पहले ये डेफिनेशन है, आप डेफिनेशन नोट कर लेना। ठीक है, इसके बाद सेकेंड टर्म आता है कोफैक्टर्स। कोफैक्टर क्या होता है, इसके लिए हम लोग सिंबल यूज करते हैं कैपिटल AIJ। तो इस सिंबल को पहचानना, कैपिटल AIJ स्टैंड फॉर कोफैक्टर एंड कैपिटल MIJ स्टैंड फॉर माइनर। कैपिटल AIJ की जो वैल्यू होती है वो होती है -1 रेज़ टू द पावर I प्लस जे, -1 की पावर I प्लस जे इंटू MIJ। मीन्स जो आपने माइनर फाइंड किया है उस माइनर को मल्टीप्लाई करोगे किससे? -1 रेज़ टू द पावर I प्लस जे से। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ देखना, केस 1, 2 पॉसिबिलिटी है। हो सकता है I प्लस जे की वैल्यू इवन हो, I प्लस जे इक्वल टू इवन नंबर। तो अगर I प्लस जे की वैल्यू इवन नंबर है तो -1 की पावर इवन +1, तो उस केस में क्या होगा कि जो आपका माइनर होगा वो इक्वल हो जाएगा कोफैक्टर के। जो आपका कोफैक्टर होगा वो माइनर के इक्वल हो जाएगा अगर I प्लस जे इवन नंबर है। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि I प्लस जे की वैल्यू ऑड नंबर आ जाए, I प्लस जे इक्वल टू ऑड नंबर। तो -1 रेज़ टू द पावर ऑड नंबर, -1 की पावर ऑड नंबर करोगे तो क्या आ जाएगा? -1। तब जो आपका कोफैक्टर होगा AIJ वो आपका नेगेटिव ऑफ माइनर होगा, माइनस ऑफ MIJ। ठीक है, इतना आसान है। कोफैक्टर की जो वैल्यू होगी, अगर I प्लस जे, I का मतलब कौन सी एलिमेंट, जिस एलिमेंट का आप माइनर कोफैक्टर फाइंड कर रहे हो वो एलिमेंट किस रो में है, तो I रो को इंडिकेट करता है और J कॉलम को इंडिकेट कर रहा है। ये हम लोग मैट्रिक्स की फर्स्ट क्लास से पढ़ रहे हैं। तो अगर I प्लस जे इवन है तो जो माइनर वही कोफैक्टर, और अगर I प्लस जे ऑड है तो जो माइनर उसका नेगेटिव कोफैक्टर। ठीक है, तो अब मैं एक एग्जांपल से माइनर कोफैक्टर दोनों फाइंड करना बतलाता हूँ, फिर हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। इस डिटर्मिनेंट का माइनर एंड कोफैक्टर फाइंड करना है। तो मैंने बताया था माइनर एंड कोफैक्टर ईच एलिमेंट की फाइंड करते हैं। तो ये कौन सी एलिमेंट है? A11। तो यहाँ का माइनर क्या होगा? M11। ठीक है, इस पोजीशन का माइनर होगा M11। तो अब आप फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो, क्या बचा? 3, तो माइनर आ गया 3। देख लो कितना इजी है। फिर इस पोजीशन पे आ जाओ, कौन सी पोजीशन है? माइनर मुझे फाइंड करनी है
फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम की। तो आप क्या करो, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को भूल जाओ, छोड़ दो, डिलीट कर दो। तो क्या बचा, ओनली 0। तो यहाँ का माइनर हो गया 0। तो मैंने बतलाया था पहले वाले से भी ज़्यादा आसान है। अब M21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ का माइनर चाहिए मुझे। तो आप सेकेंड रो को डिलीट कर दो, फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दो, क्या बचा, -4। और लास्ट में M22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को डिलीट कर दो, क्या बच गया, 2। तो यही हो गया आपका इस डिटर्मिनेंट का माइनर, बस इतना ही, ठीक है। अब आता है कोफैक्टर। अगर पूछेंगे कोफैक्टर, तो कोफैक्टर के लिए मुझे चारों चाहिए, A11, A12, A21 एंड A22। ध्यान से देखना, बस आप क्या करो, इन दोनों को ऐड करो, I और J को ऐड करो। तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो इवन आएगा या ऑड आएगा। अगर इन दोनों का सम इवन आ रहा है तो जो माइनर वही कोफैक्टर, और सम अगर ऑड आ रहा है तो जो माइनर उसका नेगेटिव कोफैक्टर। तो 1 + 1 2, इवन, इवन मतलब जो माइनर वही कोफैक्टर। 1 + 2 ऑड, जो माइनर उसका नेगेटिव कोफैक्टर। तो 0 का नेगेटिव 0 ही होता है, तो यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा। 2 + 1 ऑड, तो जो माइनर उसका नेगेटिव होगा कोफैक्टर। तो -4 का नेगेटिव कितना हो जाएगा, +4। और 2 + 2 इवन, इवन जो माइनर वही कोफैक्टर, ये। तो ये आपका कोफैक्टर हो गया और ये आपका माइनर हो गया, और यही आंसर है। और पूरी एक्सरसाइज में यही है, और कुछ है ही नहीं। तो पक्की बात है, ये एक्सरसाइज आपको बहुत ज़्यादा ईजी लग रहा होगा। अब आप क्या करना, 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करो, फर्स्ट के सेकेंड क्वेश्चन को खुद से करो, उसके माइनर को फाइंड करो, उसके कोफैक्टर को फाइंड करो। फिर सेकेंड के फर्स्ट क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो, माइनर फाइंड करो, कोफैक्टर फाइंड करो। फिर सेकेंड के सेकेंड क्वेश्चन को भी खुद से ट्राई करो, माइनर एंड कोफैक्टर फाइंड कर लो। अब अगर आपका आंसर कहीं भी मैच नहीं कर रहा तो फिर बोर्ड पे देखना, मैं आपको एक्सप्लेन करके बतला रहा हूँ सेकेंड का सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड के सेकेंड में कहाँ कहाँ का माइनर फाइंड करना है मुझे, ध्यान से देखना। सबसे पहले मुझे माइनर फाइंड करना है M11, इस पोजीशन का माइनर फाइंड करना है। तो मैंने बतलाया था जिस भी पोजीशन का माइनर फाइंड करना हो 11, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दो, और जो बच गया उस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना, जो बच गया उस डिटर्मिनेंट को। तो देखो क्या बच रहा है, ध्यान से देखना, इसको डिलीट करो, इसको डिलीट करो, क्या बच रहा है, 5 -1 1 2। अब 2/2 ऑर्डर का ये डिटर्मिनेंट आ गया, इसे सॉल्व कर लो। सॉल्व करोगे तो बताओ कितना आ जाएगा, 10 - -1 11, 10 - -1 दैट इज 11। समझ में आ रहा है क्या? फिर इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद आप फाइंड कर लो M12, 12 का मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, यहाँ का इस पोजीशन का मुझे माइनर फाइंड करना है। तो आप क्या करो, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को डिलीट कर दो, बोलो क्या बच गया, 3 -1 0 2। इसे जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 6 6 - 0 6। फिर इसके बाद आप माइनर फाइंड कर लो M13, फर्स्ट रो डिलीट कर दो, थर्ड कॉलम डिलीट कर दो, क्या बच गया, 3 5 0 1 3 5 0 1। सिंप्लीफाई करोगे, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करोगे तो वैल्यू इज 3। तो फर्स्ट रो के तीनों एलिमेंट का माइनर आ गया। बिल्कुल इसी तरीके से सेकेंड रो का माइनर फाइंड करते हैं, बोलो क्या आ जाएगा, M21 कितना, 21। सेकेंड रो को डिलीट कर दो, फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दो, ध्यान से देखना क्या बचेगा, 0 4 1 2। फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड रो को डिलीट कर रहा हूँ, तो ये दोनों और ये दोनों बचेगा। सॉल्व कर लो, 0 - 4 दैट इज -4। फिर M22 जब फाइंड करोगे तो सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को डिलीट कर दो, बोलो क्या बचेगा, ये बचेगा आपका 1402 1402। और इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लो, तो 2 - 0 2। इसके बाद आप कहाँ का माइनर फाइंड करोगे, M23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम को डिलीट कर दो, बोलो क्या बच गया, 1001 वैल्यू इज 1। फिर आप फाइंड कर लो थर्ड रो का तीनों एलिमेंट का माइनर M31, किसको किसको डिलीट करोगे, थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दो, तो क्या बचा, 0 4 5 -1। तो कितना आ जाएगा ये, 0 - 20 दैट इज
-20। फिर M32 फाइंड कर लो, M32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम को डिलीट कर दो, क्या बच रहा है 1 4 3 -1, 1 4 3 -1, सिंप्लीफाई कर लो, -1 -12 -13। तो उतना मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा, वो आप डायरेक्ट कर लेना। और लास्ट M33 फाइंड कर लो, M33 क्या आ जाएगा, इस थर्ड रो थर्ड कॉलम को इरेज कर दो, तो ये आपका आ रहा है 1035। ठीक है, तो इस बार मैं एक एक डिटर्मिनेंट लिख के कर रहा हूँ, बट आगे से जो भी क्वेश्चन मैं बतलाऊंगा मैं डायरेक्ट डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लूँगा, उतनी प्रैक्टिस आपकी हो जानी चाहिए। तो ये आपका कितना आ जाएगा 5। तो यही आपका सेकेंड का माइनर हो गया। समझ में आया क्या, कितना आसान है। माइनर कैसे फाइंड करते हो, जिस भी एलिमेंट का माइनर चाहिए उस एलिमेंट, वो एलिमेंट जिस रो एंड कॉलम में है उसको डिलीट कर दो, और बचे हुए पार्ट को जैसे डिटरमिनेंट सॉल्व करते हो उसे सॉल्व कर लो, आपका डायरेक्ट माइनर आ जाएगा। तो 2/2 में तो कोई इशू था ही नहीं, 3/3 का भी माइनर फाइंड करना आपको आ गया होगा। ठीक है, अब क्या बचा कोफैक्टर, तो देखते हैं कोफैक्टर कर लेते हैं। अब देखो सेकेंड क्वेश्चन का माइनर तो आ गया, कोफैक्टर कैसे फाइंड करोगे, A11। तो बस आप ये देखते जाओ कि इन दोनों का सम क्या है, इवन या ऑड। तो यहाँ पे इवन है, इवन में जो माइनर वही कोफैक्टर। फिर A12 ऑड है सम, तो जो माइनर उसका नेगेटिव कोफैक्टर। फिर A13 इन दोनों का सम इवन है तो जो माइनर वही कोफैक्टर। नेक्स्ट A21 इन दोनों का सम ऑड है तो जो माइनर उसका नेगेटिव होगा कोफैक्टर, तो -4 का नेगेटिव कितना होगा +4। A22 इन दोनों का सम इवन है तो जो माइनर वही कोफैक्टर। A23 इन दोनों का सम ऑड है तो जो माइनर उसका नेगेटिव होगा कोफैक्टर -1। नेक्स्ट A31 इन दोनों का सम क्या है इवन, जो माइनर वही कोफैक्टर। A32 सम क्या है ऑड मतलब जो माइनर उसका नेगेटिव कोफैक्टर। और लास्ट A33 दोनों का सम इवन है, जो माइनर वही कोफैक्टर, तो ये आपका कोफैक्टर आ गया। ठीक है, तो होप करता हूँ कि आपको माइनर एंड कोफैक्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। आप किसी डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हो, मान लो कोई डिटर्मिनेंट है डेल्टा, जिसकी एलिमेंट है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये एक डिटर्मिनेंट है, आपसे बोलेंगे इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करो। तो अभी तक हम लोग क्या करते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज से, कि हम लोग क्या करते हैं फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं, ये वाली एलिमेंट, और इस रो इस कॉलम को छोड़ के इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, फिर माइनस लगाकर A12 को मल्टीप्लाई करते थे, फिर वैसे ही प्लस लगा के फिर A13 को। इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग जब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते थे तो हम लोगों ने क्या किया था, A11 को मल्टीप्लाई किया था, किससे मल्टीप्लाई किया था, A11 को हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया था कैपिटल A11 से, मतलब यहाँ का जो कोफैक्टर होगा उससे इसी एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया था। तो यहाँ का माइनर क्या होगा, इन दोनों को भूल जाओ, A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23, माइनर ये होगा। और इन दोनों का सम कितना है, इवन या ऑड, इन दोनों का सम इवन है, तो जो माइनर वही कोफैक्टर। मैं बोल सकता हूँ क्या, मैंने पहले इस एलिमेंट को इस एलिमेंट के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया था, बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। फिर मैंने क्या किया था, याद करो, फिर मैंने किया था प्लस A12 इंटू A12, यही किया था पहले, मतलब इस एलिमेंट को यहाँ के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया था। तो यहाँ का माइनर क्या होगा, याद करो, माइनर होगा, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, A21 इंटू A33 माइनस A31 इंटू A23, ये होगा माइनर। और कोफैक्टर क्या होगा, कोफैक्टर होगा माइनर का नेगेटिव, क्यों, क्योंकि इन दोनों का सम ऑड है, इसलिए हम लोग यहाँ पे माइनस करके मल्टीप्लाई करते थे, वो माइनस एक्चुअल में कोफैक्टर वाला माइनस था। ठीक है, तो अगर आप प्लस A12 करते हो तो यहाँ का माइनर आप क्या लिखोगे, यहाँ का माइनर आप लिखोगे A21 इंटू A33 माइनस A31 इंटू A23,
और को फैक्टर क्या होगा, तो उसका नेगेटिव, तो नेगेटिव करोगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक माइनस आ जाएगा। समझ में आया क्या? फिर हम लोग क्या करते थे, फिर होता है A13 को हम लोग मल्टीप्लाई करते थे कैपिटल A13 से, कैपिटल A13 से, तो क्या आता था, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, A21 इंटू A32 माइनस A31 इंटू A22, यही तो करते थे। तो वो जो माइनर होता था, लेकिन दोनों का सम कितना है, इवन, तो जो माइनर वही कोफैक्टर। तो आप क्या करते थे एक्चुअल में, फर्स्ट रो के हर एलिमेंट को, ध्यान से सुनना, आप क्या करते थे, फर्स्ट रो के ईच एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेते थे, और वहाँ से जो वैल्यू आती थी डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी वही होती थी। अभी तक हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन डिटर्मिनेंट के किए हैं सब में वही किया है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप डिटर्मिनेंट को सिर्फ फर्स्ट रो के अबाउट ही एक्सपेंड कर सकते हो, आपकी मर्जी, आप चाहो तो सेकेंड रो के अबाउट एक्सपेंड कर लो। तो अगर आप सेकेंड रो के अबाउट एक्सपेंड करोगे तब किसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, सेकेंड रो के ईच एलिमेंट को सेकेंड रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो बताओ कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका A21 इंटू A21 प्लस A22 इंटू कैपिटल A22 प्लस स्मॉल A23 इंटू कैपिटल A23, ठीक है। आप चाहो तो डिटर्मिनेंट को थर्ड रो के अबाउट भी एक्सपेंड कर सकते हो, आप किसी भी तरीके से एक्सपेंड कर लो, आपका आंसर सेम आएगा। और ऐसा नहीं कि सिर्फ रो के अबाउट, आप चाहो तो कॉलम के अबाउट भी एक्सपेंड कर सकते हो, तब भी आंसर वही आएगा। आप लिख सकते हो डेल्टा इक्वल टू A11 इंटू A11 प्लस स्मॉल A21 इंटू कैपिटल A21 प्लस स्मॉल A31 इंटू कैपिटल A31, ये आपका डिटर्मिनेंट का वैल्यू आ गया। ये मैंने फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपेंड किया है, ये मैंने सेकेंड रो के अबाउट एक्सपेंड किया है, ये मैंने फर्स्ट कॉलम के अबाउट एक्सपेंड किया है। आप चाहो तो सेकेंड कॉलम के अबाउट एक्सपेंड कर सकते हो, आप चाहो तो थर्ड कॉलम के अबाउट एक्सपेंड कर सकते हो। थर्ड कॉलम के अबाउट एक्सपेंड करोगे तो क्या लिखोगे, बोलो, A13 इंटू कैपिटल A13 प्लस स्मॉल A23 इंटू कैपिटल A23 प्लस स्मॉल A33 इंटू कैपिटल A33, ये आप करोगे तो आपका थर्ड कॉलम के अबाउट डिटर्मिनेंट सॉल्व हो जाएगा। और 4 में से 4 क्या, 6 में से किसी भी मेथड से कर लो, आंसर वही आना है। तो याद रखना, किसी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू चाहिए तो वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू किसके इक्वल होगी, आप डिटर्मिनेंट के किसी एक रो या किसी एक कॉलम, ध्यान से सुनना, डिटर्मिनेंट के किसी एक रो या किसी एक कॉलम के ईच एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लो, डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। समझ में आया क्या? अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, पहले मैं क्या करता हूँ, इस डिटर्मिनेंट की सारी एलिमेंट की कोफैक्टर को लिख लेता हूँ, तो आपका वेरीफाई भी हो जाएगा और एग्जाम में मेंशन कर देंगे यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो। इन्होंने बोला सेकेंड रो से डिटर्मिनेंट को सॉल्व करो, अब आप फर्स्ट रो से करोगे तो भी आंसर वही आएगा, लेकिन मार्क्स 0। अगर इन्होंने बोला है सेकेंड रो से करने को, बोर्ड एग्जाम में आ गया सेकेंड रो से करने को, तो आपको सेकेंड रो से ही करना है। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम सेकेंड रो, सॉरी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम फर्स्ट कॉलम, उससे नहीं कर सकते। अगर करते हो तो आंसर तो सही आएगा बट मार्क्स आपको बिल्कुल नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो मैं आपको सबसे 6 के 6 तरीके से करके दिखलाता हूँ, बट आप पहले ये क्या करो, माइनर को फैक्टर फाइंड करते हैं। तो को फैक्टर क्या क्या आएगा, A11, यहाँ का को फैक्टर आ जाएगा, ये खत्म ये खत्म, 0 -2 -2, सम इवन है तो जो माइनर वही को फैक्टर, ठीक है। फिर देखो A12, यहाँ का को फैक्टर क्या आएगा, तो पहले सम इवन है तो पहले मैं क्या करता हूँ कि माइनर फाइंड कर लेता हूँ और उसका नेगेटिव कर दूंगा तो को फैक्टर आ जाएगा। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, इतनी प्रैक्टिस आपकी हो जानी चाहिए। इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, कितना रहा, 6 -1 5 का नेगेटिव। नेगेटिव क्यों किया, क्योंकि को फैक्टर फाइंड कर रहे हैं, माइनर नहीं, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को ध्यान रखना कि हम लोग एलिमेंट को को फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनर से नहीं, इसलिए मैं डायरेक्ट मैं को फैक्टर फाइंड कर रहा हूँ। A13 सम इवन है, जो माइनर वही को फैक्टर, इसे भूल जाओ, इसे भूल जाओ, 4 - 0 4। फिर A21 सम ऑड है, तो जो माइनर उसका नेगेटिव को फैक्टर, इसे भूल जाओ, इसे भूल जाओ। 9 - 16 -7 का नेगेटिव +7। तो ध्यान से सुनना वीडियो को, ये नहीं कि फिर स्किप कर जाएगा, पता नहीं चलेगा डायरेक्ट कैसे लिखा है। A22 सम क्या है, इवन, जो माइनर वही को फैक्टर, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को भूल जाओ। 15 - 8 7,
A23 सम ऑड, जो माइनर उसका नेगेटिव कोफैक्टर, इसे भूल जाओ, इसे भूल जाओ, 10 माइनस 3 7 का नेगेटिव -7। A31 सम इवन, जो माइनर वही कोफैक्टर, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को भूल जाओ, 3 माइनस 0 3। A32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम को भूल जाओ, कितना 5 माइनस 16 -11। और सम क्या है ऑड, तो माइनर का नेगेटिव, तो -11 का नेगेटिव कितना +11, ठीक है। और लास्ट A33 सम इवन, जो माइनर वही कोफैक्टर, इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो, 0 -6 -6। ये मैंने क्या किया, डायरेक्ट कोफैक्टर फाइंड कर लिया। तो अब आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि बिना सारा डिटेल लिखे आप डायरेक्ट कोफैक्टर को फाइंड कर सको, ठीक है। अब किसके अबाउट, इन्होंने तो बोला सेकेंड रो के अबाउट, बट मैं 6 के अबाउट फाइंड करके आपको दिखलाता हूँ, देखना आंसर सेम आएगा। फर्स्ट रो के अबाउट फाइंड करते हैं, फर्स्ट रो के अबाउट। तो फर्स्ट रो के अबाउट फाइंड करोगे तो किसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, फर्स्ट रो की सारी एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से। डायरेक्ट बताओ, 5 × -2 -10, 3 × -5 -15, 8 × 4 32, कितना आ गया 32 - 25 दैट इज 7। तो इस क्वेश्चन का आंसर 7 होगा, 32 - 25। अब देखते हैं सेकेंड रो के अबाउट। सेकेंड रो के अबाउट करोगे तो क्या करोगे, सेकेंड रो की एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे। कितना 2 × 7 14, 0 × कुछ भी 0, 1 × -7 -7, कितना आ गया 7। तो देख रहे हो क्या, सेकेंड रो से भी वही आंसर आ रहा है, बहुत आसान है। फिर थर्ड रो के अबाउट फाइंड करते हैं। थर्ड रो के अबाउट करोगे तो थर्ड रो के सारे एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर लो। 1 × 3 3, 2 × 11 22, 3 × -6 -18, देखो 25 - 18 7, आ गया क्या आंसर। तो चाहे फर्स्ट रो के अबाउट करो, सेकेंड रो के अबाउट करो, थर्ड रो के अबाउट करो, आंसर सेम आएगा। बट क्वेश्चन में जिस रो या कॉलम के अबाउट बोला है आपको उसी से सॉल्व करना है, दूसरे से सॉल्व नहीं करना। फिर देखो फर्स्ट कॉलम के अबाउट से सॉल्व करते हैं। फर्स्ट कॉलम के अबाउट क्या आ जाएगा बोलो, 5 × -2 -10, 2 × 7 +14, 1 × 3 +3, 17 - 10 7, आ गया क्या। फिर सेकेंड कॉलम के अबाउट अगर आप फाइंड कर लो, सेकेंड कॉलम, तो सेकेंड कॉलम क्या करोगे, सेकेंड कॉलम के एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करना। 3 × -5 -15, 0 × कुछ भी 0, 2 × 11 22, 22 - 15 7। लास्ट थर्ड कॉलम के अबाउट फाइंड करो। थर्ड कॉलम के अबाउट फाइंड करोगे तो थर्ड कॉलम की सारी एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करना। 8 × 4 32, 1 × -7 -7, 3 × -6 -18, 25 32 - 25 7। तो देख रहे हो क्या, किसी के भी अबाउट सॉल्व करो आंसर वही आना है, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया होगा, इजी है, टफ नहीं है। तो आपका थर्ड एक्सरसाइज 4.4 एक्सरसाइज इतना ही है। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। जो भी बचा हुआ क्वेश्चन है वो अब आप खुद से कर लो। गारंटी के साथ बोल रहा हूँ सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। और कोई ना कोई रेफरेंस बुक को जरूर फॉलो करो, सिर्फ एनसीईआरटी से काम नहीं चलेगा। सॉल्व एग्जाम्पल भी करना, मिसलेनियस भी करना और कोई रेफरेंस बुक भी करना। और मैंने असाइनमेंट भी दिया हुआ है उसको भी करो। और जो डाउट्स होते हैं मुझे व्हाट्सअप करो, फिर मैं क्लास में एक्सप्लेन करूँगा। 1-2 क्लास से कोई डाउट नहीं पूछ रहा आप में से, ठीक है। ये मैं रब कर रहा हूँ। अब हम लोग 4.5 एक्सरसाइज पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 4.5 पे। इसमें हम लोग को 2 चीज़ें पढ़नी है। पहला एडजॉइंट एंड सेकेंड इनवर्स। एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स एंड इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो वापस हम लोग मैट्रिक्स पे आ गए। तो इससे पहले क्या करना कि मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी को रिवाइज कर लेना, प्रोडक्ट वगैरह को रिवाइज कर लेना, उन सब का भी एप्लीकेशन आएगा। जितना भी मैट्रिक्स में आपने पढ़ा था सबको पहले रिवाइज करना, तब 4.5 पे आना। एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट जो वैलिड है ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है तो एडजॉइंट नहीं फाइंड कर सकते, ठीक है। तो हमारे सिलेबस में कौन कौन से ऑर्डर का अलाउ है जो पढ़ना है हमारे सिलेबस में, सेकेंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर, इससे ज़्यादा सिलेबस में नहीं है। तो मान लो एक मैट्रिक्स दे देंगे सेकेंड ऑर्डर का और आपसे बोलेंगे इसका एडजॉइंट फाइंड करो। तो सबसे पहले आप क्या करना,
इस सारे एलिमेंट का माइनर फाइंड कर लो, अभी अभी माइनर फाइंड करना बतलाया था। फिर कोफैक्टर फाइंड कर लो, माइनर फिर कोफैक्टर, अभी अभी कोफैक्टर भी फाइंड करना बतलाया है। उसको आप अरेंज करके मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लो। यहाँ पे लिख लो इस पोजीशन का कोफैक्टर, A12 की जगह पे यहाँ का कोफैक्टर लिख लो, A21 की जगह पे यहाँ का कोफैक्टर, और स्मॉल a2322 की जगह पे यहाँ का कोफैक्टर आप लिख लो। ठीक है, कोफैक्टर लिख लोगे तो ये जो एलिमेंट की मैट्रिक्स है उसके बदले में आप कोफैक्टर की मैट्रिक्स बना लो और उसका ट्रांसपोज करना। ध्यान रखना, एलिमेंट की जगह पे, सारे एलिमेंट की जगह पे आप उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर को लिख लो, उसकी एक मैट्रिक्स बना लो और उसका ट्रांसपोज कर दो। इसका ट्रांसपोज करोगे, करवाया था ट्रांसपोज, याद करो। तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में चेंज आ जाएगा। A11 यहाँ पे, A12 यहाँ पे, A21 यहाँ आ जाएगा, A22 यहाँ आ जाएगा। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स के ट्रांसपोज की जो वैल्यू आएगी वही आपके एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू होगी। तो आपसे बोलेंगे फाइंड एडजॉइंट ऑफ एनी मैट्रिक्स, तो आप इसी प्रोसीजर को फॉलो करना। सबसे पहले माइनर, देन कोफैक्टर, फिर कोफैक्टर की मैट्रिक्स बनाकर उसका ट्रांसपोज कर दोगे, तब जो न्यू मैट्रिक्स आएगी वो गिवन मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट मैट्रिक्स होगा। ठीक है, आते हैं थर्ड ऑर्डर पे। इसमें भी वही करना है। ये आपका थर्ड ऑर्डर में एक मैट्रिक्स दे रखा है, कैपिटल ए मैट्रिक्स, 9 एलिमेंट है। तो फिर से एडजॉइंट पूछा है, तो फिर से क्या करो, ईच एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग आप कोफैक्टर को लिख लो। स्मॉल ए की जगह पे कैपिटल ए मीन्स कोफैक्टर, अभी अभी कोफैक्टर निकाला है आपने। सारे एलिमेंट का कोफैक्टर लिख के फिर से उसका ट्रांसपोज कर दो। ट्रांसपोज का मतलब रो कॉलम को इंटरचेंज कर लो। तो जैसे ही आप इसका ट्रांसपोज करोगे तब जो नई मैट्रिक्स आएगी, दैट न्यू मैट्रिक्स इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स ए। ठीक है, तो बहुत इजीली आप इतना कर लोगे, इतना जरूर कर लेना, बहुत आसान है। फिर आता है प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट। तो ज़्यादा नहीं, 2-3 प्रॉपर्टी है, बट ये प्रॉपर्टी याद रखनी जरूरी है। प्रॉपर्टीज से जो क्वेश्चन आएंगे, ध्यान से सुनना, प्रॉपर्टीज से जो क्वेश्चन आएंगे वो कंपटीशन के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में तो आपका डायरेक्ट बोलेंगे एडजॉइंट फाइंड करो, इनवर्स फाइंड करो, माइनर फाइंड करो, कोफैक्टर फाइंड करो, लेकिन प्रॉपर्टी से जो क्वेश्चंस आते हैं प्रॉपर्टी बेस्ड, वो कंपटीशन के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे जेई मेंस हो चाहे जेई एडवांस हो। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, किसी मैट्रिक्स ए को आप उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करो। आपसे बोलेंगे किसी स्क्वायर मैट्रिक्स ए को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, वो इक्वल होगा एडजॉइंट ऑफ ए को मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई कर लो, दोनों की वैल्यू इक्वल होगी। तो मैट्रिक्स में ऐसा जरूरी नहीं है कि ए बी इक्वल टू बी ए हो, ये हम लोगों ने प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिक्स में डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ पे इक्वल होगा। तो अगर कोई भी पूछे, चाहे ये पूछे चाहे ये पूछे, बात एक ही है, और दोनों की दोनों वैल्यू इक्वल होती है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। समझ में आया? तो अगर मैंने आपसे बोला ए मैट्रिक्स को एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो और बताओ आंसर क्या होगा, तो अब आप क्या करोगे, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, फिर आप उसका एडजॉइंट फाइंड करोगे। कैसे? माइनर, कोफैक्टर, फिर उसका ट्रांसपोज करके एडजॉइंट, तो नई मैट्रिक्स एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगी। फिर आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, तब जो नई मैट्रिक्स आएगी वो दोनों का प्रोडक्ट होगा। तो कम से कम आपको 5 से 6 मिनट लग जाएगा। ठीक है, तो बट प्रॉपर्टी क्या है, अगर आपको ये फाइंड करना है तो इतना ना करके आप क्या करो, डायरेक्ट ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लो। तो डिटर्मिनेंट तो अभी आप डिटर्मिनेंट के फर्स्ट एक्सरसाइज ही फाइंड कर रहे हो, तो आपको मुश्किल से 15 से 20 सेकेंड लगेगा डिटर्मिनेंट फाइंड करने में। मान लो डिटर्मिनेंट आ गया 5, सपोज कर लो, और उसको 5 को आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर लो। मान लो सेकेंड ऑर्डर का क्वेश्चन है, तो आंसर आ जाएगा 5 0 0 5, बस यही। तो मुश्किल से आपको 20 से 25 सेकेंड लगेगा इस दोनों के प्रोडक्ट को फाइंड करने में। मान लो थर्ड ऑर्डर का है, तो आपका आंसर आ जाएगा 5 0 0 0 5 0 0 0 5। ठीक है, तो ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 1 है। आप डायरेक्ट करोगे तो कम से कम 5 मिनट लगेगा, अगर आप प्रॉपर्टी यूज करके करोगे तो मुश्किल से 25 to 30 सेकेंड काफ़ी है, मोर देन एनफ है, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको टाइम भी बचाना है, 2 मिनट में एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। प्लस माइनर से सॉल्व करोगे, माइनर कोफैक्टर एडजॉइंट से, तो कैलकुलेशन मिस्टेक होने के भी चांसेज हैं, बट इसमें तो कोई मिस्टेक होने का चांस है ही नहीं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 पे। सेकेंड प्रॉपर्टी आपकी, आपसे बोलेंगे फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स।
एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करो, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो होती है ये इक्वल होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 के। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आईआईटी वालों का फेवरेट प्रॉपर्टी है ये, बहुत फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आते हैं इस पे। आप लास्ट 5-6 ईयर के क्वेश्चन देखोगे तो मेंस एडवांस मिला के 3-4 क्वेश्चन आ गए हैं सिर्फ सेकंड प्रॉपर्टी में। मान लो मैंने बोल दिया किसी मैट्रिक्स ए के एडजॉइंट का डिटरमिनेंट फाइंड करो, तो पहला तरीका क्या है, आप माइनर फाइंड करोगे, देन कोफैक्टर, ठीक है, फिर एडजॉइंट, तब जाके एक नई मैट्रिक्स आएगी और फिर उसका डिटरमिनेंट फाइंड करोगे, ठीक है। तो मुश्किल से आपको इतना करते करते आपको 3-4 मिनट तो लग ही जाएगा, ठीक है। बट प्रॉपर्टी क्या है कि इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू इक्वल होती है डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, वेयर n इज ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, n इज ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, ये ध्यान रखना, स्क्वायर मैट्रिक्स ए, ठीक है। तो यहाँ से 2 केस लेता हूँ। केस 1, मान लो सेकेंड ऑर्डर का क्वेश्चन है, n की वैल्यू 2 है, सेकेंड ऑर्डर, हमारे सिलेबस में सेकेंड और थर्ड ऑर्डर ही है। जब n 2 है तो आप बोल सकते हो क्या, एडजॉइंट ऑफ ए के डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होगी वो, और n को 2 लो तो ये 1 ही आता है, ए के डिटरमिनेंट की वैल्यू दोनों सेम होगा। तो बताओ आप कि अगर मैंने आपसे बोला है कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट फाइंड करो, तो आप एडजॉइंट फाइंड करके डिटरमिनेंट फाइंड करोगे या डायरेक्ट डिटरमिनेंट फाइंड कर लो। तो डायरेक्ट डिटरमिनेंट फाइंड करोगे तो कितना टाइम, मुश्किल से 15 से 20 सेकेंड, ठीक है। तो आपका काफ़ी टाइम सेव हो जाएगा। और केस 2, इसी में मान लो सेकेंड केस है कि n की वैल्यू 3 है, थर्ड ऑर्डर, इससे ज़्यादा तो मेरे सिलेबस में है भी नहीं, थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट है। तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आपका आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 2 स्क्वायर। मान लो 5 आ रहा है ए का डिटरमिनेंट, तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट कितना होगा, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। तो प्रॉपर्टी को अगर आप यूज करते हो तो आपका काफ़ी टाइम सेव हो जाएगा। प्रूफ की जरूरत नहीं है, ये सब आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और लास्ट थर्ड प्रॉपर्टी है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, ए इंटू बी के प्रोडक्ट का एडजॉइंट, 2 मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का एडजॉइंट, ये इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए के, इंटू एडजॉइंट ऑफ ए के। ये स्टेटमेंट में मल्टीपल करेक्ट, एक क्वेश्चन में मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन था, उसमें ये क्वेश्चन डायरेक्ट आईआईटी एडवांस में ये वाला स्टेटमेंट आया हुआ है डायरेक्ट। आप देखना 2016-17 के आसपास ये स्टेटमेंट मल्टीपल चॉइस में ये ऑप्शन में डायरेक्ट प्रेजेंट था, जिसका आंसर होगा एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अगर आप एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ बी करोगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 प्रॉपर्टी है, 3 प्रॉपर्टी है, इसको देख लेना। अब हम लोग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स पे आते हैं। इसके बाद आता है आपसे बोलेंगे मैट्रिक्स ए का इनवर्स फाइंड करो, ठीक है। तो अब आप याद करो थर्ड एक्सरसाइज, वहाँ पे 3.4 एक्सरसाइज जो था थर्ड चैप्टर में, वहाँ पे मैंने आपको इनवर्स फाइंड करने के 2 मेथड बतलाए थे। फर्स्ट मेथड था फाइंड इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, और सेकेंड मेथड था यूजिंग एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, ठीक है। एक थर्ड मेथड और है जो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। आपसे बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स ए का इनवर्स फाइंड करो, तो सबसे पहले 2 टर्म पे ध्यान देना। पहला टर्म है सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं इफ डिटर्मिनेंट, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 देन मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिंगुलर। ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर 0 हो जाए तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। और दूसरा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ये टर्म ध्यान रखना, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 नहीं है, इट मीन्स मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। ये सिंगुलर मैट्रिक्स है और ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, 2 ही मैट्रिक्स होती है। स्क्वायर मैट्रिक्स है तो या तो उसका डिटर्मिनेंट 0 होगा या डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा। तो इनवर्स फाइंड आप तभी कर सकते हो जब मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हो, सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप लिखना इफ ए इज नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स, ए इज नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए इनवर्स की जो वैल्यू होगी वो होगी एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स
डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड कर लो, ठीक है, और एडजॉइंट आपने फाइंड करना आता ही, अभी भी सीखा था। उस एडजॉइंट मैट्रिक्स को ए की डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर लो, तब जो वैल्यू आएगी वो आपका ए इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर ए सिंगुलर है तो डिटर्मिनेंट 0 होगा, उस केस में इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो अब आपके पास 3 मेथड हो गए। अब 2 मेथड तो आपको पहले से मालूम थे। तीसरा मेथड क्या है, मैंने बोल दिया ए इनवर्स फाइंड करना है। तो आप क्या क्या तरीका अपनाओगे? फर्स्ट तरीका, सबसे पहले माइनर फाइंड कर लो, फिर कोफैक्टर, उसके बाद कोफैक्टर का एक मैट्रिक्स बनाओ, उसे ट्रांसपोज कर दो, तो क्या आ जाएगा? एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स से। एक बार एडजॉइंट आ गया तो पहले क्या करो, ए की डिटर्मिनेंट फाइंड कर लो, वो आपको आता है। एडजॉइंट को डिटर्मिनेंट से डिवाइड करोगे तब जो वैल्यू आएगी, तब जो नई मैट्रिक्स बनेगी, दैट इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। तो हम लोगों ने इनवर्स वाली क्लास में पहले जो क्वेश्चन किया था, उसी क्वेश्चन को आप क्या करना, फिर से अटेम्प्ट करके देखना, इस मेथड से ए इनवर्स फाइंड करके देखना। देखो आंसर सेम आता है या डिफरेंट आता है, तो पक्की बात है आंसर सेम आएगा। फिर बोलोगे सर ये मेथड ईजी है, रो ट्रांसफॉर्मेशन कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन बहुत टफ था, तो जब ये मेथड था ही तो आपने वो मेथड क्यों बतलाया, उस मेथड को क्यों हम लोग यूज करें? तो उस मेथड की जरूरत इसलिए है कि मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, फाइंड ए इनवर्स यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो अगर उन्होंने बोल दिया यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, फिर आप दूसरे मेथड से नहीं कर सकते, फिर आप इस मेथड से नहीं कर सकते। फिर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से करोगे तो भी 0 मार्क्स, फिर आप माइनर कोफैक्टर एडजॉइंट से करोगे तो भी 0 मार्क्स। और उन्होंने बोला नहीं है, उन्होंने बोला कि ओनली फाइंड ए इनवर्स, तब आपकी मर्जी है, आप चाहो तो रो ट्रांसफॉर्मेशन से करो, आप चाहो तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से करो, आप चाहो तो माइनर कोफैक्टर एडजॉइंट को डिटर्मिनेंट से डिवाइड करके इनवर्स फाइंड कर लो। किसी भी मेथड से करो आंसर सेम आना है, बट मेंशन कर दिया इस मेथड से करना है, फिर आपको उसी मेथड से करना होगा, दूसरे मेथड से नहीं कर सकते, इसलिए आपको तीनों मेथड आने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स, ये रब कर रहा हूँ। फिर से वही बात कि प्रॉपर्टी आपके कॉम्पिटिशन के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करना बोर्ड के लिए। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है ए इंटू बी इनवर्स, 2 मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का इनवर्स पूछेंगे तो ये इक्वल होगा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। डायरेक्ट मत लिख लेना, ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स लिखोगे कंप्लीटली रॉन्ग हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट, किसी मैट्रिक्स को इसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करो, ये हम लोगों ने पहले किया हुआ, इस प्रॉपर्टी को याद करो। ये इक्वल होता है ए इन्वर्स इंटू ए, और दोनों की दोनों वैल्यू इक्वल होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। थर्ड प्रॉपर्टी, किसी मैट्रिक्स के इन्वर्स का ट्रांसपोज फाइंड करना है, तो आप उल्टा भी कर सकते हो, ट्रांसपोज करके इन्वर्स कर लो, बात एक ही है, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी के अगर प्रोडक्ट में है तो आप उल्टा इनवर्स, अगर आप ब्रैकेट ओपन करते हो तो रिवर्स करना, डायरेक्ट मत कर लेना। ए इंटू बी होल इनवर्स इक्वल होगा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के। ए मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे या ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करो, दोनों सेम होता है, दोनों की दोनों आई के इक्वल होती है। इनवर्स का ट्रांसपोज करो या ट्रांसपोज का इनवर्स करो, बात एक ही है, ठीक है। एक और प्रॉपर्टी है, वो इनवर्स से रिलेटेड नहीं है बट फिर भी नोट कर लो क्योंकि कॉम्पिटिशन में बहुत यूज होता है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी मैट्रिक्स, आपसे बोलेंगे ए और बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो, ठीक है, और उसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लो। तो इसको आप सेपरेटली भी कर सकते हो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी मैट्रिक्स। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और आ जाती है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन का डिटर्मिनेंट, मतलब ए स्क्वायर का डिटर्मिनेंट फाइंड करो, ए क्यूब का डिटर्मिनेंट फाइंड करो। तो बेटर होगा कि आप ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करके फिर स्क्वायर कर लो या फिर क्यूब कर लो, ठीक है। तो ये 5 प्रॉपर्टी है, आप पढ़ना इसे। तो आपका जो होमवर्क है, पहले तो क्या करना, 4.4 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेना, एक्सरसाइज 4.4 को कंप्लीट कर लेना, एनसीईआरटी एज वेल एज जो भी रेफरेंस बुक है आपके पास उससे, पहला काम। दूसरा काम, 4.5 एक्सरसाइज की कंप्लीट थ्योरी मैंने बतला दी है, एडजॉइंट भी एंड इनवर्स भी। तो आप क्या करना, इतनी थ्योरी को पढ़ लेना, एक बार पूरे वीडियो को अच्छे से देखना, 2 बार एक एक पॉइंट को नोट करना, अच्छे से एक एक पॉइंट को पढ़ना, पूरी थ्योरी को समझना, क्योंकि अगली क्लास में मैं आपका इस 4.5 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करवाऊंगा। तो अगली थ्योरी हो गई है, अब सिर्फ क्वेश्चन बचे हैं। तो नेक्स्ट क्लास में मैं क्वेश्चन बतलाऊंगा, क्वेश्चन आप अटैम्प्ट मत करना, और समझ में आ गया तो खुद से भी अटैम्प्ट कर सकते हो, बट मैं क्वेश्चन स्टार्टिंग से बतलाऊंगा, ठीक है। बट थ्योरी पे कमांड हो जानी चाहिए जितना मैंने आज बतलाया है।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।